Hello everyone, welcome back to Ansaskari. Let's start with today's important articles from the newspaper. Let's start with quote. First is we should measure welfare success by how many people leave welfare, not by how many are added. तो दिव्या आप इससे क्या आइडिया लगाओगे? जब हम इंक्लूसिव गवर्नेंस या फिर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि समावेशी विकास, कि सभी लोगों तक जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। सिर्फ डेवलपमेंट हो वो जरूरी नहीं है। तो उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके कि कितने ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है शिक्षा, स्वास्थ्य और जो उनके अन्य सुविधाएं थी उनके साथ। यस, अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करें तो डीपीएसपी में वेलफेयर स्टेट ऑलरेडी मेंशन्ड भी है, वेलफेयर स्टेट। तो उसमें भी यही मतलब मेन ये इसमें बहुत बड़ी बात बोली गई है कि वेलफेयर यानी कि वेलफेयर की सक्सेस तब है जब वो लोग उसको छोड़ दे उस वेलफेयर के पार्ट को, ना कि उसमें और बढ़ते चले जाए कि भाई हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, तो फिर वो प्रोग्रेसिव नेशन की तरह दिखाई नहीं देगा, हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्प मेधा। मानव जाति युग युगांतर में से उन स्वार्थी लोगों द्वारा अज्ञान में कैद रखी गई है जिनका लक्ष्य मनुष्य के दिमागों को संकुचित और व्यवस्थित बनाए रखना रहा है। आर जेफरिन। दिव्य क्या ऐड करो? तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम मानव जाति के कितने भी युग युगांतर यानी कि कितने भी पीछे टाइम से देखते हैं, तो स्वार्थी लोग, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या फिर जो निजी हित को अधिक महत्व देते हैं, तो उनके द्वारा अ, अज्ञानता की कैद में रही है कि किस तरह से दिमाग को संकुचित यानी कि एक लिमिटेड सोच तक सीमित रखा जाए, कि खुद का भला होना ही सर्वोपरि है, उसको अव्यवस्थित बनाया जाए। तो उस तरह की विचारधारा, उस तरह की सोच से निकलकर आगे बढ़ना अनिवार्य है, वरना वही अव्यवस्थित और संकुचित सोच रहेगी मनुष्य की। स्वार्थ को किस तरह से छोड़कर आगे बढ़ा जाए। यस। नेक्स्ट इज कुछ क्विज दी हुई है तो हम इसमें, और ये एंशियंट इंडिया से रिलेटेड है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें द स्पिरिचुअल प्रिडिसेसर ऑफ महावीरा, तो दिव्या आप बता सकते हो महावीरा को जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे ये? और ट्वेंटी उससे पहले पारसनाथ आएंगे। 24 नंबर के तीर्थंकर थे महावीर यस। जैन जी। और 23rd पारसनाथ थे, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम देखें बर्थ एंड डेथ प्लेस ऑफ महावीरा, इट इज इन बिहार। और अगर हम बात करें फ्रॉम विच डायनेस्टी महावीरा बिलोंग्स, ही बिलोंग्स टू इक्ष्वाकु डायनेस्टी। द नेक्स्ट इज द एज एट विच महावीरा इज सेड टू अचीव केवल ज्ञान, तो वो था 43 ईयर्स। तो दिव्या आप थोड़ा सा बता सकते हो केवल ज्ञान के बारे में? कैवल्य ज्ञान वो ये कि जैसे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह से महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस तरह से उन्होंने जो अहिंसा के मार्ग के सम्यक ज्ञान जो अपने त्रिपिटक दिए थे उनके बारे में बताई जाती। जो जिन्ना बोला जाता है कि सर्वोपरि माना जाता है उनको जैन में। ओके, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट? हाँ। नेक्स्ट इज द कॉमन लिंक बिटवीन इंद्रभूति, गौतम, वायुभूति, आर्यव्यक्त, सुधरा मन और मंदिता पूर्ता। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दे आर द 5 ऑफ द फर्स्ट 11 डिसेपल्स कॉल्ड गणाधार्स। और नोबल ग्लोरियट सेड दिस ऑफ महावीरा के बारे में बोला गया, महावीरा प्रोक्लेम्ड इन इंडिया दैट रिलीजन इज अ रियलिटी एंड नॉट अ मियर सोशल कन्वेंशन। तो ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो इस टाइप की स्टेटमेंट हम अपने मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हैं अगर हम इस पे ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो। वी कैन मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज हाउ वरीसम इज ईरान इजराइल इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और उसके बिहाफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हम पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि जो इस एरिया में है मेनली कॉन्फ्लिक्ट एरियाज कौन कौन से हैं, तो सीरिया, मतलब जो इसकी बाउंड्री, लेबनान, गाजा स्ट्रिप, तो ये सारे इशू यहाँ से स्टार्ट होते हैं।
फर्स्टली अगर यहाँ पे बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इजराइल हमस कॉन्फ्लिक्ट डिड रेज द एंटीना वंस अगेन एज। इससे पहले यूक्रेन, वो रशिया यूक्रेन वार उसका हो चुका है, उसके बाद इजराइल हमस वार हुआ। तो ये पूरी की पूरी ट्रेड, इकोनॉमी या फिर इंटरनेशनल रिलेशन पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये यहाँ पे इसलिए बोला गया कि ड्राइंग एंटीना वंस अगेन एज कंट्री वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड टू गैस द फ्यूचर ऑफ द ऑयल इकोनॉमी। तो जैसा कि हमें पता है सऊदी अरेबिया इस यहाँ से ऑयल इंपोर्ट होता है, ईरान हो गया, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेड बैरियर बन जाएगा अगर इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डिसरप्शन इससे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें ईरान के बारे में कि ईरान इज डिफरेंट फ्रॉम पैलेस्टीन। तो हाउ इट इज डिफरेंट, यहाँ पे हम वो पॉइंट देख सकते हैं कि as it has control over the shipping routes which can disrupt trade, cost will go up once again alternative routes are taken. Beside it also has a share of around 4% in total oil production। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ईरान और पैलेस्टीन कैसे अलग अलग है दोनों की। तो ये दो पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि ट्रेड को भी डिस्टर्ब करता है क्योंकि यहाँ पे शिपिंग रूट्स है। उसके अलावा जो 4% है वो टोटल ऑयल प्रोडक्शन इधर से ही आता है। तो जो WPI और CPI इंडेक्स की हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल प्राइसेस उसके अंदर भी इम्पैक्ट डालता है। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट वरीसम है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइस का जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि इंपोर्ट्स की अगर हम बात will can go up by 1.5 to 20 billion if all other variables remain unchanged। तो यहाँ पे काउंटर बैलेंसिंग इफेक्ट इज द कीवर्ड जो कि एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग बोला जा रहा है, वेयर द पेट्रो प्रोडक्ट्स वुड फैच अ हायर प्राइस विद क्रूड प्राइसेस अप बाय 10%। तो ये एक पॉइंट हम देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है फेडरल रिजर्व का, यानी कि इकोनॉमिक डिसरप्शन की तब हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या, फेडरल रिजर्व विल नॉट टेक एनी चांस ऑफ लोअरिंग द रेट व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइजेस स्प्राइलिंग आर स्टिल हाई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस या फिर और किसी उसके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट से बढ़ने के, तो वो फेडरल रिजर्व पे भी इम्पैक्ट डालेंगे, जिससे कि इसराइल ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट वाइडर स्केल पे पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर, तो बॉन्ड यील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड वुड मूव अप इन कॉन्सोनेंस एंड करेंसीज विल गेट चोपियर as there is a continuous realignment with the new price structure as well as the movement of the dollar which can strengthen as long as Fed differs its rate cut। तब तक की कम नहीं होंगे तो बॉन्ड यील्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो करेंसीज में मतलब करेंसी चोपियर होती जाएगी, ये हम बोल सकते हैं। दिव्या आप इसमें ऐड करोगे? जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आएगा, कोर इन्फ्लेशन में आएगा? हेड नहीं, कोर में आएगा आई थिंक। और दूसरा में देख सकते हैं, जब ईरान और इसराइल कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो ईरान के ऊपर जैसे सैंक्शन लगाई जा रहे हैं जिस तरह से रशिया के ऊपर लगाई गई थी, तो उस तरह से ईरान का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने जो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है उसको, ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो जब हम देखते हैं कि किस तरह से वेस्ट सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो ईरान, पाकिस्तान, रशिया और चाइना, इन चार कंट्रियों का एक अलग अलायंसिया ग्रुप बनता हुआ हमें दिखाई देता है। तो उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं कि भारत इस समीकरण का किस तरह से देखेगा, क्योंकि जब हम देखते हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ कैसे संबंध है। उसके अलावा ईरान के द्वारा भी जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जब जहाँ पर 2019 में 370 आर्टिकल को हटाया गया था, उसके बाद उस कन्फ्लिक्ट को उठाया गया था। तो इस तरह से विवाद देखने के लिए मिलता है। तो इस समीकरण की किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर जो रशिया के साथ जो भी रिलेशन है उसको किस तरह से संभाला जाएगा, वहां भी देखा जा सकता है अगर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा।
महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए डिजिटल शक्ति, तो डिजिटल शक्ति नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से जो महिलाओं में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उनको रोका जा सके। 2018 में इसको शुरू किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आरंभ किया गया था। अब तक 3 लाख महिलाओं को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि डिजिटल इलिटरेसी देखने के लिए मिलती है, और महिलाओं में जब हम जेंडर गैप की बात करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलती है। तो उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से साइबर स्पेस में महिलाओं को या फिर बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाए, और अखिल भारतीय परियोजना के माध्यम से इसको परियोजना को लागू किया जाए, जिसमें ऑनलाइन स्पेस में देखा जा सके किस तरह से स्पेशलाइज पोर्टल स्थापित किया गया है, ताकि जो 6 से 12 महीना के अंदर रिपोर्ट तैयार करेगा उनको इस बारे में सूचित करेगा। डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को कुशल बनाने के लिए यानी कि स्किल बनाने के लिए प्रोग्राम की चलाया गया, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से जो अवैध और अनुसूचित यानी कि जो मेलवेयर है, जो लिंक है, या फिर जो फिशिंग है, जो अन्य जो साइबर क्राइम के जो खतरे हैं उन सभी के बारे में उन्हें बताया जाएगा। इसमें साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग, साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा, इन तीनों के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। किस तरह से इसमें रिपोर्टिंग और निवारण व्यवस्था की जाएगी, डेटा गोपनीयता रखी जाएगी। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं, इसको जोड़ा जा सकता है कि किस तरह से जो 3 लाख महिलाओं को अब तक इससे शिक्षित किया गया है, उन्हीं महिलाओं के माध्यम से अन्य महिलाओं को सिखाया जाए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप इस तरह से बनाया जाए ताकि जो डिजिटल लिटरेसी उसको बढ़ाया जा सके। इसके बाद जब हम दूसरे चरण की बात करते हैं, दूसरे चरण को नाम दिया गया वी थिंक डिजिटल, जिसके माध्यम से डिजिटल शक्ति अभियान को नया रूप दिया जाएगा, जिसमें सुरक्षित जब हम 2020 की बात करते हैं तो 11 फरवरी 2020 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा जब एक ऑफलाइन कार्यशाला लॉन्च की गई थी, जिसमें महिलाओं को अवार्ड दिया गया था, जिसके माध्यम से उन्हें डिजिटल फुटप्रिंट ऑनलाइन या जो भी सूचनाएं होती है उसके माध्यम से, जैसे WUSIS पुरस्कार 2020 से इन्हें नवाजा गया था, जिसमें 6 राज्य थे, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, मणिपुर, जिसमें 62,000 लड़कियों को जागरूक करने के लिए इस अवार्ड को दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और होने वाले जो फ्रॉड है उनको रोका जा सकता है। तनाव चक्र को पूरी तरह बर्नआउट से बचाना होगा। तो जब हम तनाव चक्र की बात करते हैं, किस तरह से जो दिन प्रतिदिन की हमारी क्रियाएं वे अत्यधिक तनावपूर्ण होती जा रही है, तो उनको किस तरह से रोका जाए। जब हम रोग की बात करते हैं, स्ट्रोक की बात करते हैं, डायबिटिक पेशेंट की बात करते हैं, उनमें यह स्थिति अत्यधिक देखने के लिए मिलती है। तो उनको व्यायाम, संज्ञात्मक, रचनात्मक या सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि जो बर्नआउट वाली फेज है वो ना आए। अगर वो होता है तो एक तनाव चक्र पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने की वजह से वह नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू फार्मास्यूटिकल सेंटर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कोड of pharmaceutical marketing practices 2024. So what was it? It is an attempt to streamline pharma promotional practices. तो एक स्टेप फॉरवर्ड मेथड है जो कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, इट प्रोहिबिट्स फार्मा कंपनीज फ्रॉम ऑफरिंग गिफ्ट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ट्रैवल पर्क्स और मॉनेटरी grants in any form, and it also introduces एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर देगा फॉर फिलिंग अप कंप्लेंट्स एंड अपील्स टू अपेक्स बॉडी। तो जैसे कि हम देखते जा रहे हैं कि कॉपीराइट का इशू हो जाता है मेडिसिन में भी, इस टाइप की चीजों को रोकने के लिए, ताकि वो कंप्लेंट जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड हो पाए, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर हो, तो उसके लिए बनाया गया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में आएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल्स ऑफ मार्केट इन इंडिया है वो कैसे डिफरेंट है वेस्ट से। तो फर्स्टली देखा जाए ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन के टर्म्स में अलग है, कि जो प्रोवाइड करती है सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन फार्मा कंपनीज टू क्रिएट अ डिफरेंशिएटेड ब्रांड्स, यानी अलग अलग ब्रांड्स दैट मीट द वेरिड रिक्वायरमेंट ऑफ अ डाइवर्स। तो फर्स्ट डिफरेंस यही है कि ब्रांडेड जेनरिक्स के टर्म्स में कैसे अलग है दोनों मार्केट। तो एक में है डिफरेंशिएटेड ब्रांड्स बनाई जाती है और इससे कंपटीशन भी क्रिएट होता है, ये भी देख सकते हैं हम। और दूसरा है कि टू ब्रांड्स होती है सेम केमिकल एंटिटी और क्रिएट भी की जाती है पेशेंट की नीड्स के लिए, लेकिन जो उसका डोसेज है, स्पीड है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफर कर जाता है। तो एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इससे क्रिएट होगी ब्रांड्स के टर्म्स में थ्रू कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, ये हम बोल सकते हैं।
नेक्स्ट इज इंटरेक्शन विद HCP, यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा कि हाउ अ फार्मा ब्रांड कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट पेशेंट आउटकम्स थ्रू फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग, पेशेंट एजुकेशन और पिल प्लस पेशेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे कीवर्ड है पिल प्लस पेशेंट सर्विसेज, ये भी एक कीवर्ड है यहाँ पे हम देख सकते हैं। और मेडिकल नॉलेज, इसका कहना है कि यूसीपी एमपी के माध्यम से हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो वो डबल हो जाएगी एवरी 73 डेज के बाद में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो अच्छा है कि भाई इंक्रीज होगी। तो इट इज अ ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर एनी मेडिकल प्रोफेशनल टू स्टे एब्रिस्ट ऑफ ह्यूज डेवलपमेंट्स, से दूर रहना थोड़ा सा, तो इसलिए हमें कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए होता है हर एक फील्ड में। तो सिमिलरली मेडिकल एजुकेशन में भी हमें ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है। यहाँ पे दिव्या आप और कोई पॉइंट ऐड कर सकते हो। यहाँ ये भी बोला जा सकता है, जैसे हम यूसीपीएमपी की बात करते हैं तो इसके माध्यम से जैसे कुछ मेडिसिन होती है जो कि ब्रांड के द्वारा दी जाती है, लेकिन उनके माध्यम से डॉक्टर्स को कुछ परसेंटेज अलाउ किया जाता है, 5% या 7%। तो उसकी वजह से डॉक्टर जब 9 होता है आई थिंक। 5 होता है, आई थिंक 5 या 9 जो भी होता है उसके बीच में, उसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं बजाय जेनरिक मेडिसिन के। तो उसकी वजह से जो उसी की रिपीटेशन है, जो महंगा मेडिसिन होती है, उनको रोका जा सकता है। इस तरह की प्रक्रिया जेनरिक मेडिसिन में ना हो कि पर्टिकुलर, क्योंकि जब हम जेनरिक मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें जो ड्रग्स का फॉर्मूला है उसके नाम से उस मेडिसिन को तैयार किया जाता है, और इस वजह से उसके प्राइस में डिफरेंस देखने के लिए बात मिलता है। जब हम ब्रांडेड मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें ब्रांड का नाम जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो उस तरह की जो प्रक्रिया बनती है वो टूटेगी, और जो मेडिसिन या फिर जो चीजें आसानी से लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच पाएंगी। तो जब हम अपशिष्ट पदार्थों की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोजाना 3,000 टन ठोस अपशिष्ट का निपटारा नहीं हो पा रहा है। जब हम इससे संबंधित अधिनियम की बात करते हैं तो 2006 में 2016 में अधिनियम आया था, जिसके माध्यम से नगर पालिकाओं को या फिर अन्य सभी को जो होने वाला डेली में जो रोजाना बनने वाला कचरा, उसको अपशिष्ट के निपटारे की बात कही गई थी। लेकिन 2016 से 2024 तक 8 सालों में भी इस प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं लागू किया गया। जब हम दिल्ली की औसत कचरे की बात करते हैं तो 11,000 टन उत्पन्न जाता है, जिसमें से सिर्फ केवल 8,000 टन का ही प्रसंस्करण होता है। तो इस तरह से इतने बड़े मात्रा में अपशिष्ट का निपटारा कैसे किया जाए, यह एक बड़ी समस्या है, जिससे वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। और जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम दिए गए हैं 2016 के अंदर, उनको पूर्ण नहीं हो पाते, और इसकी वजह से व्यक्तियों की स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो यह एक समस्या है, किस तरह से इसको सुलझाया जाए। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर में जो एक लैंडफील्ड है, वहां पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से निरंतर आग जलने की वजह से वहां जो अपशिष्ट था वो, उसकी वजह से निकलने वाले धुएं या फिर अन्य चीजों की वजह से लोगों को इतनी समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो किस तरह से उसको निपटारण किया जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी रेडी फॉर बिजनेस। सो व्हाट इज बी रेडी हियर? तो इट इज बिजनेस रेडी, इट इज अ वर्ल्ड बैंक्स फ्लैगशिप रिपोर्ट, जो क्या क्या हाईलाइट करेगी और ये रिप्लेस करेगी मतलब डिफरेंट एज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स होंगे, अदर ऑब्जेक्टिव्स ऐड होंगे। तो उसके रिगार्डिंग जब ये लोग इससे रिपोर्ट निकालेंगे, ये हम बोल सकते हैं। तो इट विल असेस बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द मोस्ट इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, कुछ फिर्म्स पब्लिक सर्विसेज को डायरेक्ट करेंगी, अपार्ट फ्रॉम दिस एफिशिएंसी को लाने के लिए हम ये बोल सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है द न्यू रिन्यूड फोकस ऑन FDI एज अ इनेबलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बी रेडी इंडेक्स कितनी इकोनॉमीज को डील करेगा? 180 इकोनॉमीज। तो ये हम पीटी के परस्पेक्टिव से देख सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज होल्डिंग मीटिंग्स विद द नोडल मिनिस्ट्री ट्वाइस अ मंथ। तो ये भी हम याद रख सकते हैं, ट्वाइस अ मंथ मीटिंग होगी, तब यहाँ पे और क्वेश्चंस रेडी करके तब ये रिपोर्ट बनाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिसीज को भी यूज किया जाएगा, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, चाइना प्लस
वन स्ट्रेटेजी जो कि मटेरियलाइज करती है उसको भी एलिमिनेट की जाए, चाहे उसके अलावा चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिगार्डिंग हो, तो ये सब भी यूज करके इंडेक्स दिया जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वाइडर सेट ऑफ एक्टर्स इसमें परफॉर्म करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी चांस मिलेगा और क्वालिटेटिव असेसमेंट हो पाएगा। ये हम बोल सकते हैं इसके पूरा इसका पर्पस कि इंडेक्सिंग क्यों लाई गई है। आर्थिक विकास बनाम बढ़ती बेरोजगारी। तो मतलब देखने के लिए मिला कि किस तरह से निरंतर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए। जब हम जीडीपी दर के हिसाब से देखते हैं तो जो विकास की दर है उसके बावजूद भी समस्या नहीं सुलझ पा रही है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है कि रोजगार विहीन विकास हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम थर्ड जीडीपी की बात करते हैं कि किस तरह से भारत आने वाले समय में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से जो अन्य समस्या है उनका समाधान भी अनिवार्य है। जब हम संयुक्त राष्ट्र के संस्थान अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बात करते हैं कि जिसमें आईएलओ द्वारा भारतीय बेरोजगारी पर रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या 17 करोड़ बढ़ गई है। जब वहीं बेरोजगारों की संख्या 92 लाख से बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गई है। तो किस तरह से इन आंकड़े जब हम देखते हैं कितने अधिक है, तो इनको किस तरह से सुलझाया जाए। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, जो न्यूनतम चीजें हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जाए। आने वाले समय में इसके 3 करोड़ यानी 5.9% होने की संभावनाएं है। तो कहाँ अल्प रोजगार की दर बेरोजगार की दर से अधिक है। किस तरह से जब हम छुपी हुई बेरोजगारी की बात करते हैं कि अ, प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें देखने के लिए मिलती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि एक कार्य के लिए एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उस समय पर मौजूद है। तो अल्प बेरोजगारी दर 2012 में महिला और पुरुषों में एक समान थी, जो कि 8.1% थी। जब हम 2019 की बात करते हैं तो यह बढ़कर 9 और 9.6% हो गई है। तो किस तरह से यह दर बढ़ी है, लेकिन 2022 में इसमें कमी आई, जिसमें 7.7% पुरुषों में तथा महिलाओं में 7.1% में देखने के लिए मिलती है। फिर भी यह अत्यधिक है। किस तरह से इस पर रोका जाए। जो खुद के प्रयोगों पर निर्भरता है, जो हम देखते हैं किस तरह से कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, और वहीं हमें सबसे अधिक असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार की कमियां देखने के लिए मिलती है। किस तरह से उनको सुधारा जाए। जब डिलीवरी हो गई, या फिर कैब ड्राइवर हो गया, फिर अन्य जो रेडी पटरी वाले, या फिर जो दूध सब्जी बेचने वाले, या फिर जो सोसाइटी के माध्यम से इलेक्ट्रिशियन या फिर प्लम्बर जैसी जो कार्यों में सम्मिलित है, वह असंगठित रोजगार है, तथा उनके कार्य के दिन प्रतिदिन का निश्चित नहीं है कि कितनी आमदनी उन्हें दी जाएगी या फिर कितने समय के लिए उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। जब हम बात करते हैं भारत में कुल श्रम संख्या की, तो 14.2% लोग नियमित रूप से रोजगार है, जो कि 2012 में 17 था, और 2019 में 23.8% हो गया है। इसके बावजूद कई जगहों पर हमें देखने के लिए मिलता है कि 50% से अधिक तबका असंगठित रोजगारों में श्रेणी में आता है। वहीं जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, जो कि $2600 है, जिसे का लक्ष्य $12,000 करने का रखा गया है। तो इतनी बड़ी जो डिफरेंस देखते हैं $10,000 का, उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, यह सोचने वाली बात है। इसके अलावा स्थानीय स्थानित्व की कमी देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से लोग स्थानांतरण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको किस तरह से नियमित किया जाए। और अनियमित रोजगार की वजह से 2012 के अधिनियम कर्मचारी के प्रति माह औसत वेतन ₹3700 था, जो 2022 में ₹4700 हो गया है। तो 10 साल में सिर्फ इतना ही बढ़ा। जब हम देखते हैं ₹1000, तो किस तरह से इसको और अधिक बढ़ाया जाए ताकि उनका जीवन सरल हो। असंगठित क्षेत्र में जब हम रोजगार की बात करते हैं, तो 2009 में जो कि 7000 था, वह 2022 में घटकर 6840 पाया गया। तो इसमें किस तरह से जो हमें नकारात्मक घटता हुआ आर्थिक विकास देखने को मिलता है, वह चिंताजनक है। तो किस तरह से इसको सुधारा जाए। आज सेवा के क्षेत्र में तकरीबन 55% के आसपास जीडीपी का अंश है। तो जो कृषि का योगदान जीडीपी में, उसको बढ़ाया जाए। रोजगारी के अवसर उत्पन्न करने के लिए स्टार्टअप या स्किल और जो अन्य चीजें हैं उनको बढ़ाया जाए, ताकि जो अनियमित या असंगठित क्षेत्र है उस पर भी ध्यान दिया जाए। किस तरह से उनके जीवन को सरल बनाया जा सके, और उनकी रोजगार की दर को या फिर एक न्यूनतम आमदनी निश्चित की जा सके, जिसके माध्यम से उनको एक न्यूनतम आय के माध्यम से जोड़ा जा सके। दिल की बीमारी से हो रहे हैं सबसे ज्यादा मौतें। तो 1,80,00,000
लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तो किस तरह से जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो इसमें भूमिका निभाता है। देन शरीर की बात करते हैं तो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हमें देखने के लिए मिलती है, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है खराब। तो किस तरह से जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, जबड़ों में दर्द, हार्ट अटैक का खतरा, हाथ पैर में सूजन पड़ना जैसी या फिर एंजाइन या सीने में दर्द जैसी समस्याएं बढ़ती हुई देखने के लिए मिलती है, जिसमें खून का थक्का जमने से शुरू होती है और शरीर में खून का प्रसार प्रभावित होता है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या में देखने के लिए मिलती है। जब हम बात करते हैं 31 से 40 साल की उम्र में हर 10 साल में 6 लोगों को कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ रहा है। तो किस तरह से उसको रोका जाए, जो कि खाद्य पदार्थों के कारण हो सकता है। जब हम खराब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो रेडीमेड, जंक फूड, शराब, धूम्रपान या फिर जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं, फिर आइसक्रीम, मक्खन, चीज जैसी समस्याओं के कारण उत्पन्न होता है। तो उनको किस तरह से चेंज किया जा सकता है, मिलेट के माध्यम से, या फिर जो चीज फाइबर युक्त हो, या फिर फ्रूट्स के माध्यम से, ताकि उनके माध्यम से जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव उनको रोका जा सके। जब हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो उनसे युक्त भोजन खाया जा सकता है, जैसे पूरे दिन में 7 से 8 गिलास पानी पिया जा सकता है, हाइड्रेटेड रहा जा सकता है, 45 मिनट तक व्यायाम किया जा सकता है, नमक कितना खाना है या कितना नहीं खाना है उस चीज के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। एक दिन में औसतन 11 ग्राम नमक काफी होता है। वहीं जब हम चीनी की बात करते हैं तो 10 चम्मच चीनी काफी होते हैं। उसके अलावा 32 ग्राम तेल या घी का सेवन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है कि किस तरह से कितना नमक, चीनी या फिर जो अन्य चीजें मनुष्य के द्वारा ग्रहण की जाती है उनको कितनी क्वांटिटी में किया जाना चाहिए, ताकि जो इस प्रकार की समस्याएं हैं वो और अधिक उत्पन्न ना हो। भारत में 6.2 करोड़ लोग दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनकी उम्र 40 साल से कम है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स रैली इज अ वेलकम ट्रेंड। तो यहाँ पे हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो यानी कि बजट में ये दोनों टर्म्स मेंशन होगी। यहाँ पे बात हो रही है पीआईटी कलेक्शन। व्हाट वाज इट? इट इज पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन। तो बोला गया है फर्स्ट टाइम विल बी लार्जर देन द कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो हमें यहाँ पे दो टर्म इकोनॉमिक के कंसेप्ट उससे दोनों बजट में मेंशन होती है, पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तो दोनों में क्या फर्क होता है और ये नंबरिंग कौन देता है? ये नंबरिंग दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं फाइनेंशियल 24 और 25 में आर द टू ओनली ईयर्स बियरिंग द पैंडेमिक ईयर ऑफ। तो यहाँ पे पीआईटी कलेक्शन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट टैक्स से। तो पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि पर्सन की इनकम पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो उससे जो कमाई होगी उसको फिर जैसे कि स्कीम्स हो गई इसके अंदर गवर्नमेंट लगाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो वो चाहे लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, जब उस पे टैक्स लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो दोनों में यही फर्क है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है रेदर देन कॉर्पोरेट टैक्सेस। यानी कि पर्सन्स की जो इनकम होती है उस पे टैक्स लगा के जो सरकार के पास पैसा आता है उससे वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। दैट्स ऑल फ्रॉम इट, यू कैन ऐड अप इफ यू वांट। चलो आप ले लो इसको। सुप्रीम कोर्ट ने निभाई है अहम भूमिका। तो इसमें बात हो रही है 1975 में आए हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फैसले के बारे में जिक्र होता है, जिसमें बताया गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली सीट में निर्वाचन का अवैध घोषित कर दिया गया था। तो वो क्यों करा गया था ये बता, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी लग गई थी उसमें। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपील के लंबित रहने के दौरान संसद में 39वां संविधान संशोधन यानी कि 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसने अदालतों को प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव की स्क्रूटनी करने से
रोक दिया था। यानी कि हम ये याद रख सकते हैं फ्रॉम द पीटी कि बट कि 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1975 में ये भी बताया हुआ था कि पलटते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को बरकरार रखा था, लेकिन आशंका के रूप में 13 संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था। तो इट मीन्स दिव्या ये अब एग्जिस्टेंस में नहीं है 39। रद्द कर दिया था मतलब कैंसिल ही कर दिया था उसको, शायद 39 अमेंडमेंट हुआ होगा जिसकी तो हाँ, वजह मैं से। वही पूछ रही हूँ, अब ये नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। तो ये स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके रिगार्डिंग था ना, स्क्रूटनी करने के लिए, वो भी सिर्फ इमरजेंसी में। हाँ, कुछ फैसले बदले गए थे ना, क्योंकि उस टाइम पर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया था तो उस टाइम पर फिर आपातकाल लगा दिए गए थे, और उस आपातकाल के अंदर जो संविधान संशोधन किए गए थे उसके बाद फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में जो उनके ऊपर याचिका दर्ज की गई थी उसमें चेंजेस किए गए थे कि किस तरह से 39 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको रद्द किया गया था, और इसके लिए जो और थे उनके अंदर भी चेंज किए गए थे कि किस तरह से जो 24 अमेंडमेंट है वो उस टाइम पे हुआ था, और जो अदर अमेंडमेंट हुए थे उनमें भी परिवर्तन किए गए थे, क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, वो भी वापस 5 साल किया गया था। तो इस तरह के जितने भी चेंज इमरजेंसी के टाइम पर किए गए थे उसमें काफी में अधिकतर में बदलाव किए गए थे। ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 2013 में नोटा का विकल्प उत्पन्न करवाया गया था। जब हम नोटा की बात करते हैं तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को वहाँ निर्वाचित जो भी सदस्य वहाँ निर्वाचन लड़ रहा है वह पसंद नहीं है तो वो नोटा का विकल्प चुन सकता है। वोट से अधिक नोटा चुने जाने पर उन उम्मीदवारों को 5 साल के लिए रद्द कर दिया जाता था कि 5 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और इलेक्शन फिर से कंडक्ट कराए जाएंगे, और उन इलेक्शंस में वो सभी संबंधित जो भी पिछले इलेक्शन में या फिर नोटा वाले समय पर जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे वो उसमें भाग नहीं ले सकते। यह प्रक्रिया नोटा के माध्यम से जोड़ी गई थी ताकि उम्मीदवार को पसंद ना होने पर इसको चुना जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव हुए थे, उसमें के अंतर्गत जीते और हारे हुए उम्मीदवारों में अंतर से ज्यादा नोटा का वोट मिला था। तो हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह से दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराए गए और एक अधिक विकल्प उम्मीदवारों को मतदाताओं को दिया गया था कि उन्हें उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवार पसंद है या नहीं, जिसके माध्यम से वे उम्मीदवारों को बदलने का विकल्प उनके पास सम्मिलित था। वहीं जब हम 2013 की बात करते हैं तो सबरीमाला स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वेलफेयर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन जो वीपैट की बात करते हैं जिसके माध्यम से पेपर ट्रायल बेहद जरूरी है उसको जोड़ा गया था ईवीएम के साथ, ताकि जब हम ईवीएम में वोट के बटन को दबाते हैं तो उसके साथ साथ एक पेपर के माध्यम से उस उम्मीदवार के और उस संबंधित पार्टी का चित्र उस पर समय होता है, जिससे उस चीज को और सरल बनाया जा सके। 2019 में इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया था। वहीं 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सुनाया गया था किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्त है उनमें 3 सदस्यों का एक पैनल तैयार करेंगे। पैनल सदस्यों के एक देश के प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और एक प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे। तो किस तरह से चयन जो हम देख सकते हैं कि निर्वाचन आयुक्त और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए किस किस लोगों का पैनल में शामिल होना अनिवार्य है। तो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश, इन तीनों के माध्यम से उनका चुनाव किया जा सकता है जिसे की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा एक और कानून बनाया गया था जिसके तहत 3 सदस्यों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रधान न्यायाधीश की जगह पर सरकार के कैबिनेट मंत्री को घोषित कर दिया गया था। चेंज हमें देखने के लिए मिला था। इसके अलावा जब हम 13 फरवरी 2020 के संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 के उपयोग की बात करते हैं, जो राजनीतिक दलों को अपने विधानसभा व लोकसभा उम्मीदवार को संपूर्ण आपराधिक इतिहास के प्रशिक्षण करने के आदेश देता है कि किस तरह से
129 और 142 के माध्यम से अगर कोई भी उम्मीदवार किसी भी क्षेत्र से खड़ा हो रहा है, उसके लिए जो भी उसका आपराधिक मामला है उसके बारे में उसे जानकारी देनी होगी। इसके साथ साथ जितनी निजी संपत्ति वह अपने पास रखता है उन सभी के बारे में उस उम्मीदवार को जानकारी देना अनिवार्य है, ताकि सभ्य लोगों के साथ यह संदिग्ध अपराधों के मैदान में उतरते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार की चयन प्रक्रिया होती है तथा लोगों को उनके प्रति जागरूकता होती है कि किसे उन्हें अपने निर्वाचित सदस्य के रूप में चुनाव करना है और किसे नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। तो इसमें हम स्पेसिफिकली देखेंगे इर्दा के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ एज कैप वेलकम बट जॉब ओनली हाफ डन। Okay, thank you very much. We can take up in next session.